विदेश मंत्री एस जयशंकर कलात्मक जवाब में काफी माहिर माने जाते हैं। भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़ा करने वाले या देश के खिलाफ बोलने वालों को सीधा जवाब देने से वो कभी नहीं चूकते हैं। एस जयशंकर ने वीडियो मैसेज में भारत हित के खिलाफ काम करने वालों को खरी खोटी सुनाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर को मुंबई में SIES श्री चंद्रशेखरन सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस समारोह में उन्होंने विदेशी ताकतों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत देश हित के फैसले कभी भी वीटो लगाने की अनुमति नहीं देगा, साथ ही बिना किसी विदेशी ताकत के इन्फ्लुएंस के राष्ट्रीय हित और वैश्विक भलाई के लिए काम करता रहेगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि एस जयशंकर अपने इस बयान से P5 देशों को क्या संदेश देना चाहते हैं। इस मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर VN झा, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। झा साहब, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। एस जयशंकर ने दो टुक एक बयान दिया और उसमें साफ यह जाहिर कर दिया कि भारत की मंशा क्या है। उन्होंने कह दिया है कि अब जो नया भारत है वो किसी भी तरह से झुकने वाला नहीं है। इस बयान को किस तरीके से आप देखते हैं और क्या मायने निकाले जा सकते हैं? झा साहब, आवाज आ रही है? डायरेक्टली आपका जी झा साहब, हम सुन पा रहे हैं, बोलिए। जी देखिए, आपने जो सवाल उठाया हुआ है जयशंकर जी की बेवाकता पे, तो बिल्कुल सही है। जिस दिन से जयशंकर आए हैं, बड़े अच्छे माहिर डिप्लोमेट हैं और वो अपनी दिमाग में जो भी चीज होती है उसको बताने से नहीं झिझकते हैं। हाँ, एक चीज समझना चाहिए कि वो फॉरेन सर्विसेज से आते हैं, डिप्लोमेट हैं, तो हर चीज को एक तरह से ऐसे कहते हैं कि वो अपना मीनिंग जो है वो कन्वे भी कर देते हैं और सामने वाले को विचलित भी नहीं करते हैं। ये एक सिस्टम है फॉरेन मिनिस्ट्री में, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, डिप्लोमेट्स के वक्तव्य में वो झलकता है। अब जहां तक भारत के हित की बात आती है, तो देखिए अभी जो फिलहाल सरकार है लगभग पिछले 11 साल से, तो ये तो भारत के हित में काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे जिस भी फ्रंट पे आप देखें। और जहां तक विदेश मंत्रालय का सवाल है बाकी नेशन से, तो भारत आज के दिन में एक्सटर्नल फ्रंट पे किसी भी देश से बड़े अच्छे ताल्लुकात लेके चलता है। सिर्फ एक उसमें एक्सेप्शन है और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो स्थान होना चाहिए वहां पे उसको रखे हुए है। बाकी जितने देश हैं सबों के साथ में हमारे मधुर संबंध हैं और ये संबंध अच्छी तरह से मधुर होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि लड़ाई के दिनों में भी, जबकि चाहे यूक्रेन की लड़ाई हो, चाहे गाजा की लड़ाई हो, चाहे पहले यमन का लड़ाई हो, तो वॉर जोन से भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालना विदेश मंत्रालय का एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और उसमें भी उन्होंने दिखाया हुआ है कि इन सारे जगहों से, यहाँ तक कि जब वॉर मतलब लड़ाई ग्रस्त जो सूडान है, वहां से भी जो भारतीय नेशनल्स हैं और भी बाकी देशों के नेशनल्स हैं, उनको वहां से निकाल के लाए हैं। तो उनका जो मंत्रालय है वो अपना काम कर रहा है। हाँ, हम और आप जैसे नेशनल जो चाहते हैं कि सामने वाले को लाल आंख दिखाया जाए, वहां पे कहीं न कहीं विदेश मंत्रालय जो है वो जो कुछ करता है या जो कहता है वो सब कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं आता है। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। चीन ने जो हरकत की थी गलवान में, उसके बाद हम लोग सब ये मान के चलते थे कि एक ऐसा दौर आएगा जब विदेश मंत्रालय या भारत सरकार कहेगी कि हम वन चाइना पॉलिसी की रिव्यू कर रहे हैं, हम वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा गया। इसी तरह से जो हमारे मित्र नेशंस हैं, जैसे तिब्बत की जो एक्साइल सरकार है, हम चाहते थे कि उसको किसी न किसी तरह से एक मान्यता प्रदान करने की कोशिश करें, जिससे कि इसका जो संदेश है वो चाइना को जाए, लेकिन वो नहीं गया। ताइवान, उसका जो डिप्लोमेट है वो हमारे यहाँ पे है,
लेकिन ये चीज हम चाइना को नहीं बता सकते। तो चाइना सेंट्रिक जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी तरह से हम कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, एक और चीज इसमें है कि अगर हम चाइना के साथ में चाइना के सम्मिलित होते हुए उसके विलिंग अगर मधुर संबंध रखे तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं होगी। आपको याद होगा कि एक समय था जब एक RIC ब्लॉक शुरू हुआ था, रशिया, इंडिया और चाइना। अगर ये तीनों रीजनल फोर्स एक हो जाते तो हमारे ऊपर में कोई आंख दिखाने वाला नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाइना की एक्सपेंशनिज्म है जिसके चलते ये नहीं हो रहा है। तो अब जिस भी परिप्रेक्ष्य में जयशंकर जी ने अभी ये बयान दिया हुआ है, ये सराहनीय है। भारत आज के दिन में अपने हित के लिए काम करता है और जहां पे भारत का हित इन्वॉल्व है वहां पे किसी को भी वीटो लगाने की अनुमति नहीं देगा। मेरी बात को आप मार्क कीजिए, अनुमति नहीं देगा। पहले की सरकार बेकल थे, मतलब उनके पास में कोई ऐसी शक्ति नहीं थी कि दूसरे के ऊपर में दबाव डाल सके जो कि वीटो लगाते हैं। आज की सरकार इसका इतना दबदबा है कि दूसरों को वाद ही कर सकते हैं कि आप हमारे हित के खिलाफ काम ना करें। साहिल जी, बिल्कुल ठीक है। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए, विदेश मामलों के जानकार हैं, अच्छी खासी समझ रखते हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। झा साहब ने कई पॉइंट्स यहाँ पर उठाए। सवाल अब भी वही कि एस जयशंकर ने एक बार फिर से एक कड़ा संदेश यहाँ पर दिया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया, एक तो वीटो पावर का इस्तेमाल करने की अनुमति भारत नहीं देता है, ऐसा उन्होंने साफ तौर पर कहा। दूसरी तरफ उन्होंने एक बात का जिक्र किया जो अमूमन हमने देखा है कि कई बार विदेशों से जो प्रेशर पड़ता है उसके दबाव में भी कई देश अलग अलग तरीके के फैसले लेते हैं, लेकिन एस जयशंकर ने यह साबित कर दिया और यह साफ तौर पर कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी प्रेशर क्यों ना हो कंट्रीज का, लेकिन भारत जो है वो किसी भी तरह से समझौता करते हुए कोई फैसला नहीं लेगा। जो देश हित में होगा उसी तरीके का फैसला लिया जाएगा। ये देखिए साहिल जी, भारत की जो विदेश नीति, भारत की रक्षा नीति बहुत स्पष्ट है, बहुत ही स्वतंत्र है और भारत अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति के जो निर्णय होते हैं वो रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर चलता है। और रणनीतिक स्वायत्तता का आशय यह है कि हम अपने जो निर्णय हैं वो स्वयं के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए वैश्विक हितों को भी आज का भारत ध्यान में रखता है। और जाहिर है कि जो भी निर्णय हम लेंगे वो अपने कंसिडरेशंस के आधार पर लेंगे, किसी के डिक्टेशन के आधार पर अपने निर्णय नहीं लेंगे। ये बात भारत ने सभी को स्पष्ट की है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे यूरोपीय राष्ट्र हो, कोई भी महाशक्ति हो, सभी इस बात को जानते हैं कि भारत की जो विदेश नीति स्वतंत्र है और भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार और अपने वैश्विक कंसिडरेशंस के आधार पर अपने विदेश नीति और रक्षा संबंधी जो नीतियां होती हैं उसके निर्णय लेता है। ये बात लाउड एंड क्लियर है। ये बात अगर विश्व का कोई राष्ट्र नहीं समझ रहा है तो उसको समझ लेना चाहिए और जाहिर है कि भारत ने समय समय पर इसको स्पष्ट किया है। अभी जो विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर का ये जो बयान है वो फिर से इस बात को रीएम्फेसाइज करता है कि भारत की विदेश नीति और रक्षा नीति में रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उसका इंटीग्रल पार्ट है और उसी आधार पर भारत अपनी विदेश नीति संचालित करेगा। आप देखिए तो जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो हमला किया उसके बाद से भारत के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत बड़ा प्रेशर आया कि आप रशिया से अपने संबंधों को डाउनग्रेड कर लें, रशिया से ऑयल का जो इंपोर्ट है उसे समाप्त कर लें। लेकिन भारत ने किसी की एक न सुनते हुए रशिया से अपने ऑयल का जो इंपोर्ट है वो मल्टीफोल्ड कर लिया है, फर्टिलाइजर्स का जो इंपोर्ट है वो मल्टीफोल्ड कर लिया है। इकोनॉमिक हमारे जो टाइज रशिया के साथ हैं वो कई गुना बढ़ चुके हैं। रशिया एक ऐसा राष्ट्र है जो भारत का मित्र राष्ट्र रहा है। अनेक ऐसे अवसर सोवियत यूनियन के समय में आए कि जब रशिया भारत के साथ पूरी तरीके से खड़ा रहा, यूएनएससी के तमाम रेजोल्यूशंस को जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा भारत के विरुद्ध लाए गए थे उनको गिराने में रशिया ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और अब जब रशिया स्वयं संकट में है तो भारत ने भी एक मित्र के नाते, एक ट्रू फ्रेंड और एक ट्रस्टेड पार्टनर के नाते अपनी भूमिका को निभाया है। और भारत और रशिया के संबंध इस संकटकालीन स्थिति में भी, इस अनिश्चित स्थितियों में भी आज बहुत मजबूत हैं। भारत और रशिया की जो रिलेशनशिप है वो टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि भारत की जो विदेश नीति कितने कुशल तरीके से आगे बढ़ रही है।
कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी आज हमारी जो पार्टनरशिप है उसे हम कम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देते हैं। और ये जो दोनों राष्ट्रों के बीच संबंध है वो विश्व के दो सबसे बड़े और महान लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है, जिसको कि अमेरिका में चाहे वो कोई भी प्रशासन हो, आने वाला ट्रंप प्रशासन भी इसको ध्यान में रखेगा, बाइडेन भी ध्यान में रखते थे, और जितने भी अभी पिछले 20 वर्षों में जो राष्ट्रपति रहे हैं सभी इस बात को ध्यान में रखते हैं कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को उनको बढ़ाना ही बढ़ाना है, उसको उसमें गिरावट नहीं आनी चाहिए। यूरोपीय राष्ट्रों के साथ यहाँ तक कि आज का जो नया भारत है वो ग्लोबल साउथ के राष्ट्रों का भी लीडर बन करके उभरा है। ग्लोबल साउथ के राष्ट्रों की जो एक वॉइसलेस स्थिति थी उसकी हम आवाज बन करके उभरे, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस इसको कहते हैं, वो आज भारत अपनी भूमिका निभा रहा है। भारत के प्रयासों की वजह से ही अफ्रीकन यूनियन जो है G20 का सदस्य बन पाया, और आज भारत के प्रधानमंत्री इसी वजह से जहां कहीं भी जाते हैं, वेस्ट एशिया की अगर बात करें, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी यात्रा वहां की कुवैत की, वेस्ट एशिया में भारत की भूमिका बहुत बढ़ रही है। भारत में जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत भारत अपनी महत्ता को स्थापित कर चुका है। I2U2 जैसा एक इनिशिएटिव है, भारत के सभी के साथ अच्छे संबंध है, चाहे वो ईरान हो, इजराइल हो, GCC कंट्रीज हो, सऊदी अरेबिया, यूएई, सभी के साथ अच्छे संबंध है। और जाहिर है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पर तो भारत सबसे बड़ा जो एक रोल प्ले कर रहा है, चाइना जैसे एक राष्ट्र का पड़ोसी होने के नाते जो कि विस्तारवादी मंसूबे रखता है, और इंडो पैसिफिक रीजन जो इस शताब्दी का 21वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र है, वहां पर भारत सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति वहां भी है, और भारत जाहिर है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है ही। तो इस लिहाज से देखें तो भारत की जो भूमिका है वो वैश्विक मामलों में लगातार बढ़ रही है। तो एक दो बात में और मुझे मौका दीजिएगा 2 मिनट का। देखिए, भारत की चाहे वो आतंकवाद की चुनौती हो, वातावरण परिवर्तन का संकट हो, रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखना हो, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचा के रखना हो, सभी में भारत की जो भूमिका है वो बहुत ही बड़ी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो घटनाओं को पेरीफेरी पर बैठ करके ऑब्जर्व करने में यकीन नहीं करता, बल्कि वहां पर एक सक्रिय कंट्रीब्यूशन करते हुए अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी करता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ, वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर की भावना के साथ आज हम अपनी डिप्लोमेसी कंडक्ट कर रहे हैं, और इसी वजह से भारत की भूमिका बढ़ रही है। और जैसे जैसे पूरे विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ेगी, नए शीत युद्ध का खतरा गहराएगा, वैसे वैसे भारत की जो विदेश नीति का जो महत्व है वो बहुत बढ़ेगा, क्योंकि हम एक विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरी विदेश नीति कंडक्ट करते हैं। हम किसी के डिक्टेशन के आधार पर नहीं, बल्कि वैश्विक हितों को भी ध्यान में रखते हुए, और जाहिर है कि अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखते हुए अपनी विदेश नीति के निर्णय लेते हैं। ठीक है कि नया भारत अब झुकेगा नहीं। एस जयशंकर के बयान ने इस बात को पूरी तरह से साबित कर दिया। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। VN झा साहब हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और साथ ही साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। झा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, संजीव जी ने भी कई सारी बातें यहाँ पर रखी, और भारत की दृढ़ता और मजबूती इस बात से साफ तौर पर जाहिर होती है कि अब जो विदेश नीति है भारत की वो और ज़्यादा मजबूती के साथ प्रखर हो रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जिस तरीके से एस जयशंकर ने जो बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि वो इन्फ्लुएंस होने वाले हैं नहीं, उनकी अपनी विदेश नीति है और हम अपनी विदेश नीति के तौर पर ही काम करते हुए नजर आएंगे। तो भारत को इतनी मजबूती जो मिली है उसके पीछे कई सारी एक सोची समझी रणनीति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा विजन है, और इन तमाम चीज़ों को अगर हम जोड़कर देखें तो इस वक्त भारत की स्थिति जो मजबूत हुई है उसके पीछे आपको सबसे बड़ी वजह क्या लगती है? साथ ही साथ P5 के जो देश हैं उनको एक बड़ा संदेश यहाँ पर एस जयशंकर ने दे दिया है, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। पाहिजे शिवसेना आम्ही झा साहब आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, मैं जल्दी से इसे ठीक कराने की कोशिश करता हूं। श्रीवास्तव जी, सवाल वही कि P5 देशों को एक संदेश देने की कोशिश यहां पर की गई है, किस तरह का संदेश आप देख रहे हैं? संदेश से स्पष्ट है कि भारत अपनी विदेश नीति के जो निर्णय हैं वो रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर ही लेगा। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए साथ ही साथ वैश्विक
हितों को भी ध्यान में रखते हुए भारत अपने निर्णय लेगा। और भारत आने वाले समय में, जैसा कि मैं कह रहा था, कि जैसे जैसे विश्व में रणनीति का अनिश्चितता बढ़ेगी, महाशक्तियों के बीच में विश्वास का संकट गहराएगा, वैसे वैसे भारत की भूमिका बढ़ती जाएगी। वर्तमान समय में अगर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें तो आज विश्व में एक अनिश्चितता की स्थिति दिखाई देती है। दो युद्ध पहले से ही चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन का युद्ध लगभग 3 वर्षों का हो गया है और अब इस्राइल का जो हमास के विरुद्ध और हिजबुल्लाह के विरुद्ध भी युद्ध चल रहा है। ईरान और इजराइल के बीच की क्या जो तनाव है वो लगातार बना हुआ है। ताइवान के ऊपर भी किसी तरीके के हमले का खतरा लगातार बना रहता है। और जाहिर है कि चाइना अपने विस्तारवादी मंसूबों के साथ विश्व में अनेक जगहों पर अनेक तरीके के फॉल्स क्लेम भी कर रहा है। साउथ चाइना सी के 90% भाग पर एकाधिकार का दावा करना और तरह तरह की किसी तरीके की अति महत्वाकांक्षाएं जो राष्ट्र दर्शा रहे हैं, उसकी वजह से विश्व में एक अनिश्चितता की स्थिति बनती जा रही है। एक नए तरीके का ध्रुवीकरण बन रहा है जिसमें कि चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस जैसे राष्ट्र एक साइड में रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं अमेरिका और उसके नाटो के एलाइज, उसके एशियन एलाइज और कुछ पार्टनर के खेमे में जाते दिखाई दे रहे हैं। एक नए शीत युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। आर्म्स कंट्रोल को लेकर के जो रिजीम्स है वो टूट रही हैं, आर्म्स रेस बढ़ रही है। राष्ट्र एडवांस वेपन सिस्टम, हाइपरसोनिक वेपन्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के ऊपर बनाने में बहुत बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में जो विश्व में के जो का वातावरण वर्तमान समय में काफी अनिश्चित है और ऐसी अनिश्चितता की स्थिति में अगर एक कोई राष्ट्र जो कि सद्बुद्धि की आवाज है, जो कि विजडम की आवाज है, बुद्धिमत्ता की आवाज है, जो कि विवेकपूर्ण तरीके से, संतुलित तरीके से अपनी विदेश नीति को संचालित करता है और वैश्विक नेतृत्व भी प्रदान करता है, तो वह है भारत। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो अनेक जो उद्गार हैं, जो वर्ड्स ऑफ विजडम है, जैसे कि उन्होंने कहा था रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कि ये युग युद्ध का युग नहीं है और आपको ये रशिया यूक्रेन के युद्ध की समाप्ति के लिए प्रयास करने चाहिए, वो आज भी बहुत प्रासंगिक है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चाहे वो रशिया के राष्ट्रपति से सीधी मुलाकात करनी हो, यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी वो मिलने गए और यूक्रेन की यात्रा भी की। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से भी जब उन्होंने मुलाकातें की तो अपनी भूमिका को दर्शाया कि वो भारत एक बैक चैनल के माध्यम से ही सही, लेकिन एक महत्वपूर्ण भूमिका इन राष्ट्रों को साथ में लाने में निभा रहा है। तो ये जो भारत की जो भूमिका है वैश्विक मामलों में लगातार बढ़ रही है और भारत पूरे विश्व को एक परिवार की तरह से देखता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ ट्रीट करते हैं। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि कोई हमें डिक्टेट करने की कोशिश करेगा। अगर कोई अपने आप को बहुत बड़ी शक्ति समझता है और वो प्रयास करेगा कि वो भारत को डिक्टेट करे कि आप क्या करें क्या ना करें, तो ये भारत को स्वीकार नहीं होगा। भारत ने ऐसे प्रयासों को लगातार रिजेक्ट किया है। ये प्रयास किसी भी महाशक्ति के साथ आए, भारत ऐसे तरीके के डिक्टेशंस के आधार पर ऐसे दबावों को बर्दाश्त नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है। और यही मैसेज हमारे विदेश मंत्री ने दिया है कि हमारी जो विदेश नीति है स्वतंत्र है, रणनीतिक स्वायत्तता के ऊपर आधारित, अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए और वैश्विक हितों को भी ध्यान में रखते हुए हम अपने निर्णय स्वयं से ही लेते रहे हैं और लेते रहेंगे। झा साहब, जिस तरीके से एक दृढ़ शक्ति बनता हुआ भारत नजर आ रहा है और जिस तरीके से अब विदेश नीति को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उन्हें किस तरीके से चुप कराना है या उनका जवाब किस तरीके से देना है, वो साफ तौर पर एस जयशंकर के बयान से जाहिर हो जाता है। उन्होंने सीधे दो टुक बात यहाँ पर कह दी है। उन्होंने कह दिया है कि हमारी विदेश नीति मजबूत विदेश नीति है, हम उसके आधार पर ही काम कर रहे हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, साथ ही साथ किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस या प्रेशर हमारे ऊपर बनाया नहीं जा सकता। इस मजबूती के पीछे की सबसे बड़ी वजह किसे मानते हैं आप? प्रधानमंत्री मोदी ने एक कहा है नया भारत, सशक्त भारत, ये उसका परिणाम है। लेकिन मैं यहाँ पे इतने से ही मैं खुश नहीं हूँ। मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, मेरे जैसे जितने भी नेशनलिस्ट हैं जी, ये सब ऐसा सोचते हैं कि आज के दिन में भारत का अपना एक वक्तव्य होना चाहिए, अपना एक से होना चाहिए। और उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है पार्लियामेंट कमेटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। कम से कम मैं पिछले 8-10 साल से लिख रहा हूँ इसके बारे में, कोई खास के ऊपर में कहीं पे विचारधारा नहीं करती। इसमें क्या होता है साहिल जी कि अगर आप का जो इंटरेस्ट है किसी देश में हनन होता है
तो पहले आप उस विषय को अपने पार्लियामेंट में, जो एक्सटर्नल अफेयर्स की कमेटी होती है पार्लियामेंट की, उसमें उठाते हैं और इसके बाद एक एक स्टेप जो है वो आगे बढ़ता जाता है और फाइनली आप यूएन तक इसको लेके जा सकते हैं। अभी एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर में जो भी चीज हो रहा है, जयशंकर जी ने पार्लियामेंट में अपना वक्तव्य दे दिया, लेकिन कोई एक्शन उसके बाद हुआ है, तो वो एक्शन लेने के लिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी वो बहुत जरूरी है। ठीक, जहाँ साहब थोड़ा समय कम है, जल्दी से। हाँ, मैं जल्दी से खत्म करता हूँ। इसी तरह से जहां जहां पे भी भारत का इंटरेस्ट हनन हो रहा है, उसके लिए आवाज उठाने के लिए खास करके बड़े चीजें, जैसे देखिए अफगानिस्तान में अभी हिंदुओं और सिखों का कंप्लीट जेनोसाइड हो गया जी। क्या भारत में पार्लियामेंट में ये आवाज आई, कोई प्रस्ताव आया? नहीं आया। तो इस तरह की हर वो जो चीजें होती है, इसके लिए पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी एक बनना चाहिए। किसी भी वृक्ष के लिए उसका जो जड़ है, उसका जो तना है, जो छोटा पौधा है, वो लगाना जरूरी है। अब समय आ गया है कि भारतीय पार्लियामेंट में, जिसको हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, इसमें वो एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी का एक पौधा लगना चाहिए, जो धीरे धीरे बड़ा होगा और इसी से भारत की जो विदेश नीति है, उसमें भारत का अपना एक अलग से होगा। ये आने वाले दिनों में होगा। चलिए, आप दोनों ही मेहमानों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। तो विदेशी ताकतों पर जमकर बरसते हुए एस जयशंकर नजर आए। उन्होंने दो टूक ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत जो है वो नया भारत है, अब ये भारत झुकने वाला नहीं है। तो इसी संदेश के साथ फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।